हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का एग्जाम एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका अनुज कुमार शर्मा और आज बच्चों मैं आप लोगों के बीच में एक सेशन लेके आया हूं और ये सेशन आपका मुगल साम्राज्य को हम लोग क्विज के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। प्लीज़ कंफर्म कीजिए। प्लीज़ एक बार और कंफर्म कर दीजिए, एक बार मैसेज से कंफर्म कीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थंब से ओके करके भेजिए। और डॉक्टर कमलेश, पूजा, हेलो बच्चे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग हमेशा सेशन में करते हैं, हर टॉपिक को हम लोग क्विज के माध्यम से यानी कि प्रश्नों के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मुगल एम्पायर। यानी कि मुगल एम्पायर को हम लोग अपने इन क्वेश्चंस के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हर प्रश्न का उत्तर देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आता उत्तर नहीं है। उत्तर दीजिए बच्चों, उत्तर दीजिए। यानी कि अभी तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में तो चलो नेगेटिव मार्किंग का इशू है, लेकिन यहाँ आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने से अगर तुक्का ठीक हो रहा है तो वो भी आपका क्या करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। दूसरी चीज कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आगे आने वाले भविष्य किसी भी एग्जाम में आप उस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा अमेरिका की खोज का उल्लेख किया गया था? बीरबल, अबुल फजल, बदायूं, अहमद सरेंदी। मुगल साम्राज्य के दौरान जो निम्नलिखित व्यक्ति हैं उनमें से किस व्यक्ति ने उल्लेख किया था अमेरिका की खोज का? चलिए बच्चों उत्तर दीजिए आप लोग। थैंक यू कमलेश बेटा, थैंक यू। प्लीज उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा अमेरिका की खोज का उल्लेख किया गया था? बीरबल, अबुल फजल, बदायूं, अहमद सरिंदी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए व्यक्ति का नाम है अबुल फजल, उत्तर हो जाएगा इसका बी। अबुल फजल वो व्यक्ति है जिसने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया था अमेरिका की खोज का। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल वो विद्वान है जिसने अपनी पुस्तक में अमेरिका की खोज का वर्णन किया था। इसका क्या अर्थ है? अनुज ठाकुर बी, वेरी गुड। मनीष कुमार, वेरी गुड बच्चे, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ है, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि उस समय भी मुगल साम्राज्य के टाइम पे भी 1600 ईस्वी में भी क्या था, भारत को पूरे विश्व का ज्ञान था। भारत को पूरे संपूर्ण विश्व का ज्ञान था कि किस देश में क्या हो रहा है और किन किन चीज नई नई चीजों की खोज की जा रही है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उस काल में भी भारत के जो विद्वान थे उनको अन्य देशों में क्या गतिविधियां चल रही हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त थी। ओके, तो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड मनीष, आप लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया। अनुज, मनीष, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले में जहांगीर के द्वारा 1605 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया गया था? इलाहाबाद का किला, दिल्ली का किला, आगरा का किला, ग्वालियर का किला। चलिए बच्चों उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से इसमें से किस किले में, किस फोर्ट में मुगल शासक जहांगीर के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया गया था? चलिए बच्चों उत्तर दीजिए इसका। और आज जो जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा मुगल काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आईएएस से और पीसीएस में, उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। इनके जो कल्चर पार्ट है, सांस्कृतिक वाला जो पार्ट है, उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिविटी वाले होंगे। ओके, तो आज जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे ऑब्जेक्टिविटी के आएंगे। अनुज ठाकुर सी, आगरा का किला, वेरी गुड अनुज, एकदम सही है। ध्यान रखिएगा आगरा का किला वो किला है जहां पर मुगल शासक जहांगीर ने अपना राज्याभिषेक कराया था। अपने पिता अकबर की मृत्यु के उपरांत वो अगला मुगल शासक नियुक्त होता है, तो उसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? आगरा का किला में। मनीष कुमार आगरा, यस बेटा, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जहांगीर के द्वारा मनसबदारी में किस व्यवस्था को स्थापित किया गया था? सिंह अस्पा, गाजी अस्पा, दीवान अस्पा, उपाधि अस्पा। ओके, ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय में भी कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा, सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था? सर्वप्रथम ओके, चलिए मनीष कुमार ए, सिंह अस्पा, वेरी गुड, एकदम सही मनीष, बहुत बढ़िया, सिंह अस्पा। देखिए आपको बताया था मनसबदारी को मुगल काल में मुगल शासक अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। एक तरह की क्या थी ये? एक तरह की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी? एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी कि मुगल साम्राज्य के दूर दूर के क्षेत्रों को संभालने के लिए या फिर वहां के शासन को चलाने के लिए अकबर ने मनसबदारों की नियुक्ति की, और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? मनसबदारी व्यवस्था। अनुज ठाकुर ए, टीपू सुल्तान ए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और ये क्या है? सिंह अस्पा। देखिए मनसबदार में क्या होता था? पद और सवार। चलिए इसको एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं है क्या ये मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था में दो कथन आते हैं, एक है पद, एक है सवार। पद से उस व्यक्ति का वेतन का निर्धारण होता था कि उस व्यक्ति को कितना वेतन मिलेगा, और सवार से उस व्यक्ति को सेना की संख्या, यानी कि घुड़सवार, सेना की संख्या का निर्धारण किससे होता था? सवार से, कि उसको कितने घुड़सवार अपनी सेना में रखने हैं। यानी कि मनसबदारी व्यवस्था में दो कॉन्सेप्ट है, एक है पद, दूसरा है सवार। पद से किसी भी मनसबदार का वेतन स्पष्ट होता था कि इस मनसबदार को कितना वेतन मिलेगा। दूसरा सवार से यह निश्चित होता था कि उसको अपने क्षेत्र में या उसको अपनी सेना में कितने घुड़सवार रखने पड़ेंगे। यह है मनसबदारी व्यवस्था। क्लियर नहीं हो रहा आपको? चलिए चलिए बच्चे मैं डार्क ले लेता हूं। चलिए अब आपको क्लियर होगा, ठीक है? मैं इस समय डार्क ले लेता हूं। चलिए मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कम किया है, अब शायद आपको दिख रहा होगा।
चलिए ठीक है, ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया है, अब मुझे लग रहा है आपको दिखना चाहिए। अनुज ठाकुर, चलिए अब क्लियर है ना? चलिए ओके। तो ये है मनसबदारी व्यवस्था। अब इस मनसबदारी व्यवस्था में आपको बताया दो कॉन्सेप्ट, एक पद है एक है सवार। अब आगे जाकर के क्या किया, आगे जाकर के मुगल शासक जहांगीर ने इसमें दो चीजें और जोड़ दी। एक था दुअस्पा और एक है सिंह अस्पा। दुअस्पा सिंह अस्पा क्या है, यानी कि अब जहांगीर ने इसमें क्या किया, दो कैटेगरी और इंट्रोड्यूस कर दी। दुअस्पा का मतलब क्या होता था कि किसी भी मनसबदार के पद में बढ़ोतरी नहीं है, यानी कि उसका वेतन नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन उसको अपने, जैसे कि इसको ऐसे समझिएगा, जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने दुअस्पा लगाया। दुअस्पा में कहा कि आपके वेतन में वेतन सेम रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन सवार उसको पहले की अपेक्षा कितने दोगुना, यानी कि सवार उसको कितना करना था, डबल। ओके, ये हो गया दुअस्पा। जहांगीर के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, दुअस्पा और सिंहस्पा। दुअस्पा का अर्थ क्या होगा, उसने कहा कि आपके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको पहले अगर आप 100 घुड़सवार रखते थे तो आपको कितना रखना पड़ेगा, 200। आपको कितना रखना पड़ेगा, 200, यानी कि जितना वेतन आपको पहले से प्राप्त होता था उसी वेतन में आपको डबल सैनिक रखने पड़ेंगे। ये था दुअस्पा। और दूसरा क्या था, सिंहस्पा, जिसके ऊपर मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। सिंहस्पा का अर्थ था, इसमें भी यही था कि देखो आपको वेतन नहीं बढ़ेगा, आपकी सैलरी है वो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन आपको सवार कितने बढ़ेंगे, 3 गुना। यानी कि अगर आप जिस सैलरी पे पहले 100 घुड़सवार को रखते थे, अब आपको 300 रखने पड़ेंगे। ये था सिंहस्पा। ठीक है, चलिए, यानी कि उत्तर था ए। वेरी गुड बच्चों, आप सभी ने उत्तर दिया था। और कम करना ब्राइटनेस, चलिए ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी? सर टॉमस रो, हॉकिंग्स, पीटर मुंडी, रॉल्फ फिंच। चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है बच्चे? यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम एडुकेटर। ये आपको अभी क्लास फेसबुक पे मिल रही है, ये भी आपको फेसबुक लाइव मिल रहा है। ठीक 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 ठीक। अनुष ए, मनीष कुमार बी। चलिए, मनीष हॉकिंग्स, वेरी गुड बच्चों, एकदम सही, ध्यान रखिएगा, एकदम सही है। जहांगीर के द्वारा विलियम हॉकिंग्स को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। इस दोनों का एक बार अंतर समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो हॉकिंग्स है, इसको ऐसे समझिएगा, ये मुगल शासक के दरबार में पत्र लेके आया था अकबर के नाम से। ये पत्र लेके आया था अकबर के नाम से, लेकिन जब वो भारत पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो मुगल शासक कौन थे? जहांगीर। और ये कौन था? ये था कंपनी का प्रतिनिधि। दोनों में एक माइन्यूटली डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, एक छोटा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है विलियम हॉकिंग्स और सर टॉमस रो में। देखिए, विलियम हॉकिंग्स कंपनी का प्रतिनिधि था,
पत्र लेके आया था इंग्लैंड के सम्राट का, और किसके नाम से लाया था? मुगल शासक अकबर के नाम से। लेकिन अकबर की चूंकि मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसने मुलाकात की जहांगीर के साथ में, और इसी विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी जहांगीर ने। दूसरा, ये जो सर टॉमस रो है, ये जो टॉमस रो है, ये ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि थे, जेम्स के। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में दोनों आए हैं, हॉकिंस भी आया है, टॉमस रो भी आया है। हॉकिंस कंपनी का प्रतिनिधि था, लेकिन सम्राट का पत्र लेके आया था। सर टॉमस रो कंपनी का इससे लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन क्या था, ये सीधा सीधा इंग्लैंड के सम्राट का दूत था, जिसका नाम है सर टॉमस रो। ओके, तो इस छोटे से डिफरेंस को याद रखिएगा। जिन लोगों को क्लियर है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तैयारी स्टार्ट करते हैं ज्यादातर इस प्रश्न में फंस जाते हैं, हॉकिंस और टॉमस रो में। ओके, जेम्स फर्स्ट का दूत, यस बच्चे एकदम सही। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से रिमॉन्स्ट्रेटी नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस्को पिलसर्ट, हॉकिंस, पीटर मुंडी, रॉल्फ फिंच। पीटर मुंडी एंड रॉल्फ फिंच। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रिमॉन्स्ट्रेटी नामक बुक का लेखन किया था? इसका राइटर कौन है? फ्रांसिस्को पिलसर्ट, हॉकिंस, पीटर मुंडी, रॉल्फ फिंच। यस मनीष, अनुज, पूजा, बेटा उत्तर दीजिए इसका। लगता है आप लोगों का नेटवर्क इशू है, आपका उत्तर बहुत स्लो आ रहा है बच्चे। चलिए उत्तर देता हूं, देखिए इसका आंसर है फ्रांसिस्को पिलसर्ट। ये जहांगीर के काल में आया था, और इसने जहांगीर की काल में भारत का भ्रमण, भारत की यात्रा की थी, और उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? रिमॉन्स्ट्रेटी। तो इससे आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके काल में फ्रांसिस्को ने भारत की यात्रा की थी? तो जहांगीर हो जाएगा। या फिर निम्नलिखित में से रिमॉन्स्ट्रेटी नामक पुस्तक में किस मुगल शासक का वर्णन प्राप्त होता है? तो वो है जहांगीर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। यस मनीष, ए वेरी गुड, फ्रांसिस्को पिलसर्ट। ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। किसके बारे में जानकारी देता है? जहांगीर के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर के द्वारा नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, भगवान दास एंड दसवंत। चलिए बच्चों, एक प्रश्न आपके सामने, ये कल्चर का है, एक कल्चर का प्रश्न है मुगल काल के दौरान का, कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर के द्वारा नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, भगवान दास और दसवंत। चलिए बच्चों उत्तर दीजिए। चलिए, लगता है आपके आंसर्स बहुत लेट आ रहे हैं, नेटवर्क इशू। चलिए नो इशूज, मैं आपको इसका मनीष कुमार बी, अबुल हसन, एकदम सही।
बच्चों, नादिर उल उपाधि उस्ताद मंसूर को दी गई थी, अबुल हसन को क्या थी? नादिर उल जमा। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है उस्ताद मंसूर। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है उस्ताद मंसूर। अबुल हसन को किसकी थी? नादिर उल जमा की। ओके, चलिए, और ये दोनों जहांगीर के काल के सबसे प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को व्यक्ति चित्र को बनाने में महारत हासिल थी? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, भगवान दास एंड दसवंत। चलिए आपके सामने एक और कल्चर और व्यक्ति के ऊपर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार को व्यक्ति चित्र को बनाने में महारत हासिल थी? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, भगवान दास और दसवंत। चलिए बच्चों उत्तर दीजिए इसका। चलिए मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, अबुल हसन वो चित्रकार था जिसको व्यक्तियों के चित्र बनाने की महारत हासिल थी। व्यक्तियों के चित्र बनाने में महारत हासिल थी, यानी कि उसकी अगर विशेषता पूछी जाए कि वो किस प्रकार के चित्र ज्यादा अच्छे बनाता था, तो वो थी व्यक्तियों के चित्र। और वहीं अगर हम उस्ताद मंसूर की बात करते हैं तो ये इन्वायरमेंट, यानी कि ये पशु पक्षियों की चित्र बनाने में इसको महारत हासिल थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अबुल हसन वो चित्रकार था जिसको व्यक्तियों के चित्र बनाने में महारत हासिल थी, और वहीं जो दूसरे प्रमुख चित्रकार हैं जिनका नाम है उस्ताद मंसूर, ये पक्षियों के यानी कि बर्ड्स के चित्र बनाने में इनको महारत हासिल थी। यस मनीष, एकदम सही है, अबुल हसन एकदम सही है। और ध्यान रखिएगा, चित्रकारी से अगर बात आती है तो आपको एक फैक्टर ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में चित्रकारी का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो शासक का नाम है जहांगीर। और ध्यान रखिएगा, जहांगीर इतना पारखी व्यक्ति था, वो कहता भी था कि अगर एक ही चित्र में कई सारे लोगों ने मिलकर चित्र बनाया है तो वो ये देख करके बता देता था कि ये जो डिजाइन है, इसका जो पार्ट है, वो किस चित्रकार ने बनाया है। वो इतना पारखी था, वो सामान्य की चित्रकारी में वो इतना निपुण था कि अगर एक ही चित्र को, उसके अलग अलग भागों को अलग अलग पेंटर यानी कि चित्रकारों के द्वारा बनाया जाता था, तो वो जहांगीर बता देता था कि ये चित्र का ये भाग इस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। यस अनुज ठाकुर, वेरी गुड जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रथम इमारत थी जो कि पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी? हुमायूं का मकबरा, एतमुद्दौला का मकबरा, गोविंद महल, रबिया बीबी का मकबरा। चलिए बच्चों उत्तर दीजिए इस प्रश्न का कि मुगल काल की वो कौन सी प्रथम इमारत है जो कि पूर्णतः व्हाइट मार्बल यानी कि संगमरमर से बनाई गई थी? यस बच्चों उत्तर दीजिए। चलिए, ये भी आपका मुगल काल के सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चरल पार्ट से प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा, वो इमारत है एतमुद्दौला का मकबरा। कोई मुझ में ए बी, मनीष बेटा ए नहीं बी है, हुमायूं का मकबरा नहीं। हुमायूं के मकबरे की सबसे खास बात क्या है? दोहरा गुम्बद, दिल्ली में जो है दोहरा गुम्बद डबल। अनुज ठाकुर वेरी गुड, एकदम सही, एतमुद्दौला का मकबरा। कोई बताएगा मुझे कि ये एतमुद्दौला कौन है?
ये बेसिकली आगरा और टूंडला या फिरोजाबाद कह सकते हैं, उसके बीच में एक जगह है, उसका नाम है एतमुद्दौला। तो ये एतमुद्दौला जो व्यक्ति है वो कौन है, कोई बताएगा मुझे? ये भी फैक्ट है, पूछा भी जा चुका है। यस, मनीष, अनुज, पूजा, कोई बताएगा? टीपू, यस मनीष, एकदम सही है, एकदम सही है, आपने जो लिखा है एकदम सही है। पित्रा द्वारा का प्रयोग यानी कि चित्रकारी मार्बल के ऊपर। लेकिन मेरा प्रश्न है नूरजहां के फादर, एकदम सही। एतमादपुर, एकदम सही बच्चे। अनुज बेटा एकदम सही है, एतमादपुर। ये एतमादुल्ला जहांगीर की बीबी नूरजहां के पिता थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यह अनुज एकदम सही है। भारत में नूरजहां की जो मां थी, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका नाम शायद अस्मत बेगम था। उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने का या खोज की थी, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने का। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वो कौन सा मुगल शासक है। अनुज ठाकुर सी, मनीष सी, एकदम सही, शाहजहां। क्या बात है, वेरी गुड, एकदम सही। शाहजहां वो मुगल शासक है जिसने अपने शासन काल के दौरान राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अब कोई बताएगा? चलिए, शाहजहां, मनीष, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासिका के द्वारा अकबर का विरोध किया गया था? ताराबाई, दुर्गावती, रुकमा देवी, राधिका देवी है। इस प्रश्न का फॉन्ट बच्चों थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के दोबारा से बता दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से किस शासिका के द्वारा, एम्परर के द्वारा मुगल शासक अकबर का विरोध किया गया था? ऑप्शन है ताराबाई, दुर्गावती, रुकमा देवी और राधिका देवी। मनीष कुमार सी, नितेश कुमार सी, दुर्गावती, एकदम सही बच्चे, एकदम सही, दुर्गावती एकदम सही। ताराबाई किसके टाइम पे? ताराबाई है औरंगजेब के समय में। ताराबाई कौन है? मराठा शासक या मराठा छत्रपति राजा राम की बीबी। यस, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, एकदम सही है। गढ़कटंका दुर्गावती, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मुगल शासक एवं ईरान के साथ मध्य संघर्ष का कारण था? काबुल, कंधार, मुल्तान, पेशावर। यह अनुज एकदम ठीक है, मराठा एकदम ठीक है, औरंगजेब ये भी ठीक है। अब आपको बताना है कि वो कौन सा स्थान था या कौन सा स्थल था जो कि मुगल शासक और ईरान के शासकों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था। यानी कि उन दोनों का, मुगल शासकों का और ईरान के शाह यानी कि शासक का
ईगो क्लैश हो गया था उस स्थान को लेकर के। मुगल भी लगातार प्रयास करते रहे और ईरान भी लगातार प्रयास करते रहे, और आखिर में वो स्थान मुगलों के हाथ से चला गया और ईरान के शासक का उस पर कब्जा हो गया था। मनीष कुमार ए, काबुल। नहीं, नहीं बच्चे मनीष, इसका उत्तर है कंधार। ध्यान रखिएगा, ये कंधार वो स्थल था जिसके लिए मुगल शासक और ईरान के शासक के मध्य संघर्ष लगातार हुआ है। अकबर के समय तक तो लगातार, अकबर के समय पर तो लगातार मुगलों का इसके ऊपर नियंत्रण रहा, लेकिन सबसे पहले 1622 और उसके बाद फाइनली 1649 शाहजहां के काल में इस कंधार पर ईरान का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? ईरान का। देखिए कंधार की क्या स्थिति थी, एक तो दोनों का ईगो क्लैश हो गया, दोनों अपने आप में इस कंधार पर कब्जा करना चाहते थे ईगो के कारण। दूसरी बात, शिया और सुन्नी का भी मुद्दा था। ईरान के जो शासक थे वो कौन थे? शिया थे, और मुगल शासक कौन थे? सुन्नी थे। तो इनको तो आपको पता ही होगा, इन लोगों के आपस में, इन लोगों का आपस में हमेशा विवाद भी रहता था, इन लोगों के आपस में हमेशा विवाद भी रहता था। एक विवाद का कारण क्या था कि जो दक्षिण भारत के जो मुस्लिम शासक थे वो जब खुतबे पढ़वाते थे, खुतबा, उसमें क्या करते थे? वो ईरान के शासक का नाम पढ़ते थे, ना कि मुगल शासक का। यानी कि दक्षिण भारत के जो प्रमुख प्रमुख शासक थे, मुस्लिम शासक, वो क्या करते थे? ईरान के शासक का जो शिया था अपने आप को शिया का समर्थक घोषित करते थे, और मुगल शासक कौन थे? सुन्नी। तो सबसे बड़ा विवाद एक तो यह था। दूसरा, कंधार पर मुगल अपना पूर्वजों का आधिपत्य मानते थे कि कंधार हमारे क्षेत्र पे है, ये कंधार हमारे क्षेत्र में को, हमारे पूर्वज यहाँ के हैं, इसलिए हमारे पास रहना चाहिए। दूसरा कारण। तीसरा कारण जो सबसे पहला है, मनीष बीपीएससी कॉलेज, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे, बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आगे इसी तरह इसको कंटिन्यू कीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन लीजिएगा। इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई है तो लगता है उसके बाद मेंस और मेगा से फिजिकल भी होगा। लगातार लगे रहिए बच्चे, मौका भी अच्छा है, लगातार लगे रहिए। ठीक है बच्चों, तो दूसरा इशू था। तीसरा इशू था कि कंधार एक तरह से जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से जो आक्रमण होते थे, जो अटैक होते थे भारत पर, तो कंधार क्या करता था? एक चौकी का काम करता था, एक सीमा रेखा का काम करता था। क्योंकि अगर किसी को भारत पर आक्रमण करना है तो कंधार होकर ही आना पड़ेगा। तो मुगलों ने, अकबर ने भी, और ज्यादातर सभी मुगल शासक चाहते थे कि कंधार पर कब्जा बना रहे, ताकि भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र से आक्रमण नहीं हो पाए। तो अगर कहेंगे रणनीतिक रूप से, सैन्य गतिविधि रूप से, कंधार इसलिए भी इंपॉर्टेंट था ताकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से जो भारत पर लगातार आक्रमण होते थे उनको रोकने के लिए, उनमें एक रुकावट पैदा करने के लिए कंधार का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरा कारण ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, यानी कि उत्तर है कंधार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कौन युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि जो मैच किए हुए आपके सामने, उसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। पहला,
अकबर का मकबरा कहाँ पर? सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा शहादरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कौन सा युग्म जो है वो क्या है, करेक्ट नहीं है। चलिए, यस मनीष डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा एकदम सही बच्चे, वेरी गुड। क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो दिल्ली में है और अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? अजमेर में। अनुज ठाकुर यस बेटा, एकदम सही है। और ये जहांगीर का मकबरा शहादरा, ये कहाँ पर है? लाहौर में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा, ये सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा के पास। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में फारसी भाषा की दो शैली का विकास हुआ था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक भी लगाइएगा। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक भी लगाइएगा। यस बेटा, उन्हीं के नाम पर निजामुद्दीन स्टेशन के पास में ही है। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो निजामुद्दीन यानी कि सराय काले खां के पास ही स्थित है। चलिए प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में फारसी भाषा की दो नई शैली का विकास हुआ था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर एंड औरंगजेब। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक भी लगाइएगा। चलिए उत्तर देखते हैं। देखिए, इसका उत्तर है शाहजहां। देखिए, जो फारसी भाषा है बेसिकली कहाँ की है? ईरान की। लेकिन जब ये भाषा भारत में आई तो फारसी भाषा जैसे जैसे यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाने लगा तो क्या हुआ, कुछ भारतीय शब्दों का भी इसमें समावेश होने लगा। देखिए, चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कैसी भी चीज हो, जब दो उनका मिलन होता है तो एक नई चीज का उद्भव 100% श्योर है। तो वही हुआ, फारसी भाषा में दो नई शैली हुई। एक जिसके ऊपर पुरानी ईरानी भाषा का, दूसरा फारसी भाषा किस रूप में? भारतीय भाषा के रूप में। यानी कि फारसी भाषा क्यों? क्योंकि ईरान से तो आई है, उसमें ऑलरेडी सेम है। लेकिन क्या हुआ, जब कुछ इसमें भारतीय शब्दों का समावेश हुआ तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ तो एक नई फारसी भाषा का विकास हुआ जो कि कैसी है? भारतीय रूप में ही है। ओके, मनीष नेट थोड़ा स्लो है, कोई नहीं बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दो संस्कृतियों का मिलन होता है तो जो नई संस्कृति पैदा होती है, उर्दू का विकास भी भारत में ऐसे हुआ। और भारत में जो जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका विकास ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पाश्चात्य संस्कृति थोप दी गई, नहीं, पाश्चात्य संस्कृति को भी लिया गया और उसको भारतीय रूप में ढाल दिया गया। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी दो संस्कृति, दो भाषाओं का मिलन होता है तो एक नई संस्कृति का उद्भव होता है। ओके, चलिए, तो किस मुगल शासक के काल में? मुगल शासक शाहजहां के काल में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को शाहजहां ने अपना
राज कवि नियुक्त किया था? कभी कलीम, कभी सलीम, कभी मुर्तजा, कभी आमीन। चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को शाहजहां ने अपना राज कवि नियुक्त किया था? कभी कलीम, कभी सलीम, कभी मुर्तजा, कभी आमीन। यस बच्चों, बेटा असलम हाशमी, में आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। सर जियो साइंटिस्ट में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। आप कहीं जियोलॉजी की बात तो नहीं कर रहे बच्चे? आईएएस में एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के साथ साथ एक सब्जेक्ट होता है जियोलॉजी। आप कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे? अगर आप उसकी बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑप्शनल हैं लैंग्वेज को छोड़ करके, जैसे हिंदी साहित्य है वो हिंदी में लिखा जाएगा, कन्नड़ है, बंगाली है, वो उसी लैंग्वेज में लिखी जाएगी, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ले सकते हो। यानी कि इनको भी आप पढ़ किसी लैंग्वेज में लीजिए, लेकिन अपने आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, पंजाबी में लिख सकते हो, कन्नड़ में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसका उत्तर है कभी कलीम। ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने ईरानी पद्य भाषा का, ईरानी फारसी पद्य भाषा का कि जो प्रमुख कवि थे कभी कलीम, इनको अपना राज कवि नियुक्त किया था। किसको? कलीम को। किस भाषा के थे? ईरानी फारसी भाषा के। अबू तलीम कलीम, यस बेटे एकदम सही, कभी कलीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के निवेदन पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? कविंद्राचार्य, जैनाचार्य, चंद्रभान, शोभाचार्य। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के रिक्वेस्ट पर या प्रार्थना या निवेदन पर मुगल शासक शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। चलिए बच्चों उत्तर दीजिए इसका। यस अनुज, असलम, मनीष। चलिए उत्तर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि तीर्थ यात्रा कर को शाहजहां समाप्त किया था, बल्कि सबसे पहले मुगल शासक अकबर ने 1563 के आसपास तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन पुनः शाहजहां के काल में इसको लगाया भी गया था, लेकिन एक प्रमुख कवि हैं ब्रजभाषा और खड़ी बोली के, उनका नाम था कविंद्राचार्य। इनके निवेदन पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के द्वारा सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा उत्तर हो जाएगा मुगल शासक अकबर। उत्तर क्या हो जाएगा? मुगल शासक अकबर। और ये किसके कहने पे किया था? सॉरी, अकबर। ठीक है, लेकिन शाहजहां ने किसके निवेदन पर? कविंद्राचार्य में। और कविंद्राचार्य किसकी उपाधि दी गई थी इनको? सरस्वती की उपाधि। किसकी उपाधि इनको प्राप्त है? सरस्वती की उपाधि इनको प्राप्त है शाहजहां के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा
उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया गया था? दारा सिको, मीर मोहम्मद, सलीम मसीह, अबुल फजल। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसकी मैं उम्मीद करूंगा हर बच्चे से कि वो सही आंसर देगा, क्योंकि ये लगातार कई एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे एसएससी एनडीए। तो ये एक ऐसा प्रश्न है लगातार कई जगह पर ही पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि किस व्यक्ति के द्वारा उपनिषदों का अनुवाद किया गया था सिर ए अकबर के नाम से। दारा सिको, वेरी गुड बच्चे अनुज, एकदम सही है। शाहजहां के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दारा सिको। और दारा सिको ने ही केबीसी में 1 करोड़ का प्रश्न था वह। ओके बेटा, इसकी जानकारी शायद या तो मैं मिस कर रहा हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कम से कम आज आप लोगों को 1 करोड़ का जो प्रश्न था उससे रूबरू होने का मौका मिल गया। थैंक यू अनुज जानकारी के लिए। तो क्या नाम है? सिर ए अकबर। और लगभग कितने उपनिषदों का अनुवाद किया गया इसने? 52, 52। किसने किया था? दारा सिको ने। किसका पुत्र है? शाहजहां का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा दारा सिको को लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की गई थी? लेनपुल, पीटर मुंडी, मनुची, फ्रांसिस। चलिए, आप लोगों को बताना है कि वो कौन व्यक्ति है, ये कौन विद्वान है जिसने दारा सिको यानी कि शाहजहां के पुत्र दारा सिको को लघु अकबर की उपाधि प्रदान की है या संज्ञा प्रदान की है? लेनपुल, पीटर मुंडी, मनुची, फ्रांसिस। यस अनुज, पूजा, मनीष। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर है लेनपुल। लेनपुल वो विद्वान है जिसने दारा सिको को लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मुगल शासक अकबर उदार प्रवृत्ति के थे, उसी प्रकार दारा सिको भी एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो उनके इसके अंदर जो गुण थे वही सेम गुण उदार प्रवृत्ति वाले अकबर के थे। जिस प्रकार मुगल शासक अकबर लेकिन ध्यान रखिएगा, अकबर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो अपने पास आसपास हमेशा वो विद्वानों को रखता था। यानी कि उसके मन में इतने सवाल पैदा होते थे, चाहे धर्म की बात हो, चाहे ईश्वर की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे अन्य देशों की बात हो, तो उसके मन में इतने सवाल उठते थे, हमेशा अपने पास वो विद्वानों को इकट्ठा रखता था अपने सवालों को जानने के लिए। और बहुत ही उदार प्रवृत्ति का माना जाता है अकबर को, इसलिए अकबर को इतिहास में महान की संज्ञा भी दी जाती, ग्रेट। और अकबर के साथ साथ अशोक की तुलना भी की जाती है, अशोक को भी ग्रेट माना जाता है, महान माना जाता है। लेकिन ये जब हम इतिहास की बात करेंगे तो ये महान शब्द जो है इतिहास में बहुत छोटा हो जाता है। ये एक संज्ञा दी गई है विद्वानों ने लिखने, इतिहास को लिखने के क्रम में उसके कार्यों के आधार पे, उसकी गुणों के आधार पे, उसके प्रवृत्ति के आधार पे उसको ग्रेट और महान कहा है। लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में इसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका उत्तर क्या है? लेनपुल। और ये लेनपुल वही व्यक्ति है
जिसने अपने विवरण में क्या कहा था, किसके बारे में चर्चा की है? मुगल शासक हुमायूं, अकबर के पिता के बारे में, कि हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं अपनी पुस्तकालय से नीचे उतर रहा था तो लड़खड़ाकर वो जैसे ही वहां से गिरा तो गिरने के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस आधार पर लेलपुर ने कहा कि जिस प्रकार से उस हुमायूं का जीवन लड़खड़ाता रहा और उसी लड़खड़ाने के आधार पे पुस्तकालय से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये किसका कथन है? लेनपोल का। ओके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेनपोल, दारासिकों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रथा को मुगल शासक शाहजहां के द्वारा दरबार में बंद करा दिया गया था? सिजदा, दरबारी, मनसबदारी, सिंह अस्पा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसका उत्तर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा सिस्टम था या कौन सी प्रथा थी जिसको मुगल शासक शाहजहां ने अपने दरबार में बंद करा दिया था? चलिए, ए वेरी गुड, सजदा। सिजदा क्या होता है? दरबार में दो चीजें थी, सजदा और पैबोस। ये दोनों जो प्रथाएं हैं वो कहाँ की हैं? ईरान की। ये इन दोनों प्रथाओं का ईरान के दरबार में प्रचलन था और भारत में इन सजदा पैबोस को लाने का कार्य किया था दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के दौरान शासक बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन ने भारत में ईरान के दरबार में जो दो प्रथाएं थी, कौन कौन सी? सजदा और पैबोस। सर यानी कि सर झुकाना, पैबोस यानी कि सम्राट के कदम चूमना। इन दोनों प्रथाओं को भारत में लाने का कार्य किया था बलबन ने। क्यों? क्योंकि बलबन एक ऐसा शासक था, दिल्ली का सुल्तान था, जो कि अपने आप को ईरान का वंशज बताता था। ईरान के किसका? हफ्स रियाज। वो कहता था कि मैं ईरान के वंशजों का शासक हूं। तो उसने क्या किया? उसी आधार पर उसने भारत के दरबार में, यानी कि भारत में दिल्ली के दरबार में सजदा और पैबोस को लागू किया। लेकिन आगे चल करके मुगल शासक शाहजहां ने सजदा को बंद कर दिया और आगे चल के औरंगजेब ने इस पैबोस को भी बंद कर दिया। ओके, तो यानी कि उत्तर हो जाएगा सजदा, यानी कि सिर झुकाकर सम्राट को सम्मान करना, सजदा। तो इन प्रथा को मुगल शासक औरंगजेब ने शाहजहां ने बंद कर दिया था। ओके, तो ये था बच्चों आज का मुगल शासक से संबंधित सारे प्रश्न। ओके, आपके मन में इस सेशन से संबंधित कोई भी क्वेरी हो या आपकी तैयारी से संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई मन में सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, आईएएस पीसीएस एग्जाम को लेकर कोई भी मन में डाउट हो, यानी कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके मन में कैसा भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास अभी 2 मिनट का समय है। नहीं तो चैट बॉक्स में जाकर के आप अपना सवाल बोल दीजिएगा, मैं टाइप कर दीजिएगा। हमको लगेगा कि सवाल अच्छा है, समझाने लायक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको उसका उत्तर दे देंगे। सुमित सर की क्लास बेटा जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। आज जैसे मेरी क्लास है तो कल हो सकता है सर की क्लास होगी, आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है अमित, अनुज? सुमित सर बेटा अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे।
इकोनॉमिक्स, लेकिन वो तो एक ऑलराउंडर टीचर हैं, जिस टॉपिक को भी पकड़ेंगे वो लगातार पढ़ाएंगे, उसमें कोई टेंशन मत लीजिए आप, जल्दी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।